आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्पेशल रीड में। अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सामान्य ज्ञान लुसेंट। इसमें सब्जेक्ट है भूगोल और आज का टॉपिक है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह इत्यादि के बारे में। तो आज का टॉपिक है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। प्रकाश चक्र, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश चक्र। तो वैसी रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और प्रकाशित भाग को बांटती है उसे प्रकाश चक्र कहा जाता है। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की दो गतियाँ हैं। फर्स्ट है घूर्णन या दैनिक गति और सेकेंड है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है। तो पृथ्वी जो है सदैव अपने अक्ष पर किस तरफ से किस तरफ घूमती रहती है? पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। तो किसे कहा जाता है पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण? पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व हमेशा घूमती रहती है, तो उसे घूर्णन गति या दैनिक गति भी कहा जाता है। इसी के कारण दिन ब रात होते हैं। तो दैनिक गति, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण दिन ब रात होती है, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहती है। परिक्रमण गति सेकेंड है। फिर परिक्रमण या वार्षिक गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। तो जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितने समय लगता है? 365 दिन और 6 घंटे। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लग जाता है? 365 दिन और 6 घंटे लग जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकेंड है नक्षत्र दिवस। एक मध्य रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। तो यह जो है 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। सौर दिवस, फिर है सौर दिवस। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। तो इसकी अवधि क्या होती है? पूरे 24 घंटे होती है। सौर दिवस, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, परिक्रमण गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे की होती है। तो सौर दिवस की अवधि पूरे 24 घंटे की होती है। नोट में कुछ दिए हुए उसे भी हम लोग देखेंगे। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती। कितने सेकेंड से? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी परिक्रमा करती है सूर्य की। फिर नेक्स्ट है उपसौर। उपसौर किसे कहा जाता है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर क्या होता है? सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उपसौर। जब पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उपसौर। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य है, मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है। ये हमारा सूर्य है और यहाँ पे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है सबसे नज़दीक। जो नज़दीक हो तो उसे क्या कहा जाता है? जब सूर्य की पृथ्वी नज़दीक हो तो उसे उपसौर, और जब दूर हो सूर्य की पृथ्वी तो अवसौर कहा जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो अत्यधिक पास है, तो इसे क्या कहा जाएगा? उपसौर। और यहाँ पे यदि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी, तो इसकी दूरी अधिक है तो इसे क्या कहा जाएगा? अवसौर। इस जो यहाँ से यहाँ की दूरी है उसे क्या कहा जाएगा? अपसौर। तो इसे क्या कहा जाएगा? अपसौर। और ये इसकी दूरी है तो इसे क्या कहा जाएगा?
उपसौर, उपसौर कहा जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उपसौर। और अत्यधिक दूर हो तो अपसौर कहा जाएगा। और अत्यधिक पास हो तो उपसौर, और दूरी हो तो अपसौर, और नज़दीक हो तो उपसौर। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो ऐसी स्थिति कब होती है? उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है उपसौर में? यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। यानी अत्यधिक पास हो तो इतना दूरी होता है। और नेक्स्ट है हम लोग का अपसौर। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। तो पृथ्वी जब, मान लीजिए हमारी पृथ्वी यहाँ है और हमारा सूर्य यहाँ है, मान लीजिए हमारे सूर्य है और हमारी पृथ्वी है, तो इसे क्या कहा जाएगा? अपसौर की स्थिति में होगा। अपसौर की स्थिति में ये दोनों के बीच की दूरी कितना होगा? 15.21, उसका 14 था। तो ये अपसौर की स्थिति है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को, तो ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है एपसाइट रेखा। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। तो एपसाइड रेखा किसे कहते हैं? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। तो एपसाइड रेखा जो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा से सूर्य के केंद्र से गुजरती है तो उसे क्या कहा जाता है? एपसाइड रेखा। फिर नेक्स्ट है अक्षांश। विषुवत से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी, किसी अक्षांश की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो विषुवत से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। तो यह कोण जो है पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत से दोनों और अंशों में मापा जाता है। तो इसे कैसे मापा जाता है? दोनों और अंशों में मापा जाता है। यहाँ पे दिए हुए अंश 1 अंश बराबर 60 मिनट, फिर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, दोनों दिए हुए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। तो 90 क्या होते हैं? अक्षांश वृत्त। यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। तो किसी भी अक्षांश का दूरी जो है 90 से अधिक नहीं हो सकता है। फिर विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त जो हमारी पृथ्वी को बीचों बीच काटती है, तो इसकी विषुवत वृत्त जो है हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। फर्स्ट है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर के भाग को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। जैसा कि हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। फिर है नेक्स्ट टॉपिक है अक्षांश समानांतर। काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है। तो जितना बड़ा विषुवत रेखा है उसके समानांतर खींचा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। तो उसे क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहलाता है। काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है तो उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए बीचों बीच विषुवत रेखा पृथ्वी को काट रही है, यहाँ से यहाँ काट रही है बीचों बीच।
तो फिर इसी के समानांतर बोल रहा है, विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, इसके समानांतर खींचा जाता है। तो फिर मतलब जैसे दो रेखा के बीच की दूरी कितना होगी, 111 किलोमीटर होगी, 111 किलोमीटर। तो मान लीजिए ये है, फिर ये, तो ये क्या हुई, अक्षांश रेखा। ये लंबवत है, वो सिर्फ विषुवत रेखा, बाकी सब अक्षांश रेखा है, ये सब अक्षांश रेखा है। अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 होगा, 0 डिग्री ही होगा। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री का अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश जो है सो कितना होगा, 0 डिग्री ही होगा। फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा है तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के जो यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है उसे क्या कहा जाएगा, उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में जो है उसे दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो फिर दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। तो इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर कुछ बातें नोट्स में दिए हुए, हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। यदि अक्षाएं समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचती है तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षाएं समानांतर हो, कितना होगा, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 89 समानांतर एवं अक्षांश होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या कितना है, अक्षांश समानांतरों की दूरी 179 होगी। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश के को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के जो उत्तर में है उसे कर्क रेखा और 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा, जो दक्षिण में है उसे मकर रेखा और जो उत्तर में उसे अक्षांश रेखा कहा जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है देशांतर। तो हम लोग समझ गए हैं कि अक्षांश रेखा कैसे होती है और फिर देशांतर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ग्रीनविच रेखा को किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। तो उस स्थान का क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती है उसे क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा। जैसे हम लोग समझे पीछे कि विषुवत वृत्त जो है, विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है बराबर होती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती, समान नहीं होगी एक समान। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। ये जो रेखा है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने का देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, समझे विषुवत रेखा कैसी होती है। अब हम लोग समझेंगे देशांतर रेखाएं और कैसी होती है। विषुवत रेखा और अक्षांश रेखा के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, अब देशांतर रेखा के बारे में समझेंगे हम लोग। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और देशांतर रेखा। तो ये देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती, ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती। तो मिल जाती है
मिल जाएगी। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो ये रेखाएं तो मिल जाएगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, तो फिर इधर से लाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगी ना, ऐसे करके। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखा को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी। तो देशांतर रेखा के बीच जो रेखा है, देशांतर रेखा है, उसकी गणना में कठिनाई थी। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जाए। तो देशांतर रेखा थी, उसे गणना करने में कठिनाई थी, तो सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू करनी चाहिए। सभी लोगों को, सभी देश के सर्वसम्मति से यह किया गया कि गणना अब शुरू की जानी चाहिए देशांतर रेखाओं की। अतः इसे हम प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रधान मध्य रेखा। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर गणना करते हैं। तो इसे पूर्व तथा पश्चिम कितने डिग्री का देशांतर गणना करते हैं? 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम। प्रधान मध्य रेखा की बाईं ओर की रेखा पश्चिम देशांतर और दाहिनी ओर की रेखा है पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ये क्रम से पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है। दोनों रेखा पूर्व तथा पश्चिम एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती। तो हमारी पृथ्वी गोलाकार है, तो इसलिए 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती, पूरे घूम जाती 360 डिग्री। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो क्या लगता है समय? कितना? 1 डिग्री देशांतर की दूरी का समय तय करने में कितना समय लगता है पृथ्वी को? 4 मिनट। सिर्फ 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। तो देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या चीज़ के नाम से जानी जाती है? गोरे नाम से। 0 अंश अक्षांश एवं 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर को काटती है। तो 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर जो है क्या किसको काटती है? अटलांटिक महासागर को। हम लोग इसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो विषुवत यहाँ जो बीचों बीच काटती है विषुवत है, और ये अक्षांश से सभी जो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या है? ये अक्षांश से और बीचों बीच जो काटती है वो विषुवत रेखा है। तो उत्तरी ध्रुव हुआ और फिर दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुव में बांटा गया। विषुवत रेखा के कारण ही बटा ये 2 ध्रुवों में, और 2 गोलार्ध में भी बांटा, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।